अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका ताल्लुक फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 से है। तो आज की इस डेरिवेशन को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है क्या? इसमें कहा जा रहा है व्हेन अ बॉडी इज रेस्ड from the center of earth to upward at infinity, the energy stored in the body is called absolute gravitational potential energy। हमें कहा जा रहा है जब किसी बॉडी को, फॉर एग्जांपल अगर ये अर्थ है, भाई ये जमीन है, अब जमीन के सेंटर से एक बॉडी को हम उठाते हैं और इसको हम इतना ऊपर लेके जाते हैं। आपको मालूम है ना, जमीन के सरफेस से जैसे ही किसी बॉडी को ऊपर उठाते हैं उसमें बॉडी जो एनर्जी जो स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जब किसी बॉडी के सेंटर से किसी बॉडी को जो है वो लिफ्ट किया जाए और इसको इतनी ऊंचाई पर लेके जाए जहां उसका डिस्टेंस कितना हो, इन्फिनिटी, जहां उसका डिस्टेंस इनफाइनाइट तक हो, उस वक्त उसके अंदर जितनी एनर्जी स्टोर होती है वो कहलाती है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या कहलाती है? एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां इसकी डेफिनेशन बनी व्हेन अ बॉडी इज रेस्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। जब किसी बॉडी को हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ अर्थ से ऊपर की तरफ उठाते हैं एट इन्फिनिटी। कहां तक लेके जाएंगे? ऊंचाई उसकी कितनी होगी? इन्फिनिटी तक। The energy stored in the body is called absolute gravitational potential energy। उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो कहलाती है absolute gravitational potential energy। आइए अब हम बात करते हैं इसकी डेरिवेशन की। अब डेरिवेशन में हमने क्या किया? फॉर एग्जांपल देखो, ये डायग्राम आपने बनानी है। फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, जमीन के मास को हमने नाम दिया एम का। अब एक ऑब्जेक्ट है, उसे हम क्या करते हैं, सेंटर से कहां लेके जा रहा है? इन्फिनिटी तक लेके गए। ये लाइन ड्रॉ की हमने, एन क्या है? इन्फिनिटी के बराबर है। अब हमने क्या किया, इसकी डेरिवेशन करने के लिए हमने ये जो फासला था उसको छोटे छोटे हिस्सों में क्या कर दिया, तोड़ दिया। फॉर एग्जांपल ये सेंटर से पहले यहाँ गया, इसको 1 का नाम दिया, फिर 1 से थोड़ा आगे गया तो 2, 2 से थोड़ा आगे गया तो 3, 3 से थोड़ा आगे गया 4, 4 से थोड़ा आगे गया 5, ऐसे करके डॉट डॉट करके बहुत सारे छोटे छोटे फासले तक गया। एक जो फासला था वो n-1 था और फिर फाइनली इन्फिनिटी तक पहुंच गया, n = इन्फिनिटी। अब यहां से लेकर यहां तक का जो फासला है वो r1 है, और इसी तरीके से सेंटर से 2 तक का फासला है वो r2 है। इसी तरीके से सेंटर से 3 तक का फासला होगा वो r3 होगा, सेंटर से 4 तक का फासला होगा वो r4 होगा, सेंटर से 5 तक का फासला होगा वो r5 होगा, सेंटर से n-1 तक का फासला होगा rn-1 और सेंटर से n तक का फासला होगा r इन्फिनिटी। यही होगा। तो हमने सबको मेंशन नहीं करना, हमने सिंपल कहा सेंटर से 1 तक का फासला r1 है, सेंटर से 2 तक का फासला है वो r2 है। अब 1 और 2 के दरमियान का जो फासला है वो कैसे मालूम होगा? बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। r2 में से r1 को क्या करो, माइनस करो। भाई r2 बड़ा है, r1 छोटा है, r2 में से r1 को माइनस करो तो हमारे पास 1 और 2 का फासला आ जाएगा, जो कि क्या कहलाएगा, डेल्टा r कहलाएगा। अब इस डायग्राम की मदद से हम क्या करने जा रहे हैं, डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो हमने यहां लिखा, एक मिनट कैमरा थोड़ा सा फोकस हो जाए, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है m, विच इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू इन्फिनिटी। एक बॉडी थी जिसका मास जो है हमने यहां नाम दे दिया है m का, जिसको हमने डिस्प्लेस किया सेंटर से लेकर इन्फिनिटी तक, टू इन्फिनिटी। We divide the entire displacement into very small intervals into n parts। हमने इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट कितने थे, n, 1 2 3 4 5, n के बराबर छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया into n parts अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक 8.1 की हम बात करने जा रहे हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक, एक मिनट थोड़ा सा फोकस हो जाए कैमरा, ओके। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक 0.1 की अगर हम बात करते हैं, अब देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या था, F बराबर होता है Gm1 m2/r²। यही है ना। अब देखो भाई, दो मास है, एक तो जमीन का मास है, तो ये क्या हो गया, G जमीन का मास है m, दूसरा मास जो है वो उस बॉडी का मास था m, और इसी तरीके से यहाँ फासला कितना है r1, तो ये हो जाएगा r1²।
ये हो गया भाई। जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। m1 जो एक जमीन का मास कर दिया, एक उस ऑब्जेक्ट का मास कर दिया, और पहले का यहाँ जो फासला था ना, पॉइंट 1 तक का जो फासला था वो कितना था, पॉइंट 1 तक का जो फासला था वो क्या था, r1 था। तो हमने कहा एट पॉइंट 1 न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक पॉइंट 1 की अगर हम बात करते हैं तो f1 बराबर है g m ओवर r1 स्क्वायर। r की जगह क्या आ जाएगा, r1। सेम इसी तरीके से पॉइंट 2 की अगर मैं बात करूंगा तो पॉइंट 2 में क्या होना चाहिए, पॉइंट 2 की अगर मैं बात करूंगा तो f2 हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट 2 पर f2 किसके बराबर हो जाएगा, g m अपॉन r2 का स्क्वायर। ये हो गया। अब जो है वो एवरेज फोर्स मालूम करें भाई। f1 वाली फोर्स भी आ गई, f2 वाली फोर्स भी आ गई। अब दोनों का एवरेज कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, f1 प्लस f2 डिवाइडेड बाई 2। अब f1 हमारे पास किसके बराबर था, g m ओवर r1 स्क्वायर, प्लस f2 किसके बराबर है, g m अपॉन r2 का स्क्वायर। ये हो गया। अब ये हाफ हमने क्या कर दिया, हाफ जो है वो अलग कर दिया, यहां तक पहुंचे। अब जो है वो यहां हमने इन दोनों की वैल्यू रख दी थी। अब जो है वो g m कॉमन है, g m कॉमन है, कॉमन ले लिया, g m कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचा, 1 ओवर r1 स्क्वायर प्लस 1 ओवर r2 स्क्वायर। यहाँ तक पहुँच गए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों को मैथ के रूल के मुताबिक इन दोनों को हम क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर। यहाँ तक हो गया, r2 स्क्वायर वहाँ चला गया, r1 स्क्वायर वहाँ चला गया। यही करते थे ना वहाँ फॉर्मूले में। तो इन दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, r1 वहाँ चला गया, r2 का स्क्वायर यहाँ चला गया। यहाँ तक पहुँच गए। ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं, r2 की वैल्यू मैं निकालता हूँ। देखो भाई कैसे, डेल्टा r किसके बराबर था, r2 में से r1 को माइनस करो ना भाई। डेल्टा r जो है ये बराबर था r2 माइनस r1। अब r1 यहाँ माइनस से वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा r प्लस r1 बराबर है किसके, r2 के। यही होना चाहिए। देखो यही चीज़, डेल्टा r किसके बराबर है, r2 माइनस r1। r1 यहाँ क्या है, माइनस में वहाँ जाकर क्या हो गया, प्लस। डेल्टा r प्लस r1, ये क्या हो गया, r2। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, r2 की जगह इसकी वैल्यू रखता हूँ। r2 की जगह मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू रख देता हूँ। सब कुछ सेम था, r2 की जगह लिखा डेल्टा r प्लस r1 स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ना। तो इसको इसी फॉर्मूले के मुताबिक खोला, डेल्टा r का स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा r1 प्लस फिर क्या होता है, b स्क्वायर ना, तो r1 का स्क्वायर। ये यहाँ तक इसको ओपन कर दिया, फिर ये r1 स्क्वायर हो गया। ओके, अब हमने कहा सिंस डेल्टा r इज वेरी स्मॉल, डेल्टा r स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। अब देखो ना, डेल्टा r क्या है, दो छोटे छोटे पॉइंट्स के दरमियान का फासला है। डेल्टा r क्या है, दो छोटे छोटे पॉइंट्स के दरमियान का फासला है भाई। 1 और 2 के दरमियान का फासला, फिर 2 और 3 के दरमियान का फासला, बिल्कुल छोटे छोटे जो है ना, हमने माइक्रोस्कोपिक पार्ट्स लिए हुए हमने। तो अब छोटी चीज का जो स्क्वायर होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो लिहाजा हमने क्या कहा, सिंस डेल्टा r इज वेरी स्मॉल सो डेल्टा r इज नेग्लेक्टेड। इसको नेग्लेक्ट कर दिया। चलो अब क्या बचा हमारे पास, ये बचा g m ओके, इसको नेग्लेक्ट कर दिया। क्या रहा, 2 डेल्टा r r1, और ये दोनों प्लस हो गए, 2 r1 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर। यहां तक हम पहुंच गए। अब जो है अगले स्टेप में हमने क्या किया, ये जो 2 था ना, ये 2 इस 2 से कैंसिल कर दिया, ये 2 इस 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहां तक हम पहुंच गए। g डेल्टा r किसके बराबर था, डेल्टा r बराबर था किसके, r2 माइनस r1। तो यहां हमने क्या किया, डेल्टा r की जगह रखा r2 माइनस r1, बाकी अपनी जगह है r1 प्लस r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर। यहां तक हम पहुंच गए। अब ये r1 जो है ना, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये r1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो गया, r1 r2 माइनस r1 का स्क्वायर हो गया, प्लस r1 का स्क्वायर। ये भी क्या था, r1 का स्क्वायर। तो ये यहाँ इन्होंने r2 गलती से लिखा हुआ है, r1 का स्क्वायर है ये। अब क्या हुआ, ये नीचे सेम रहा, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर। अब क्या हो रहा है, r1 जो है ना, गौर से सुनिएगा, r1 से ये मल्टीप्लाई हुआ तो r1 का स्क्वायर हो गया। ये r1 स्क्वायर जो था ना, ये r1 स्क्वायर माइनस में था ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, जबकि ये r1 स्क्वायर क्या था, प्लस में। तो ये माइनस वाला और ये प्लस वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा, r1 r2। नीचे क्या था, r1 स्क्वायर, नीचे था r2 स्क्वायर। तो ये r1 r2 का स्क्वायर और ये सिंपल r1 r2 है, तो ये क्या हो जाएगा, r1 r2 से ये कैंसिल हो जाएगा और इनका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, दोनों एक एक कैंसिल हो गए ना। क्या बचा, 1 r1 r2, यहां तक बच गया।
फिर हमने कहा यहां तक हुआ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वर्डन, वर्डन की डेफिनेशन के मुताबिक। देखो ये वर्डन कहां से कहां तक था, ये वर्डन था ना वही एवरेज से हमने शुरू किया था, 1 से 2 तक का वर्डन था। ये जो वर्डन था ना, ये वर्डन जो था 1 से 2 तक का वर्डन था, ये 1 से 2 तक की फोर्स थी। अब इसी 1 से 2 तक का वर्डन हमें चाहिए, ये फोर्स 1 से 2 तक की फोर्स थी ना, अब 1 से 2 तक का वर्डन चाहिए तो क्या होगा, 1 से 2 तक की फोर्स चाहिए होगी और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा। यहां तक पहुंच गए, डॉट हटाएंगे क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, तो F1 डॉट डेल्टा आर, तो ये हो जाएगा F12 डेल्टा आर cos थीटा, थीटा यहाँ कितना होगा 180। कैसे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रही है और हमने डिस्प्लेसमेंट क्या किया है इसकी अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में एंगल कितना होता है 180, तो ये हो गया cos 180। cos 180 किसके बराबर होता है, -1 के। ये -1 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो गया, वर्डन 1 से 2 तक का है ना, माइनस F12 डेल्टा आर, यहां तक पहुंच गए। अब F12 का जो वर्डन तो हम फोर्स तो निकाल चुके हैं ना, तो इस पूरी वैल्यू को मैं यहां लेकर आ गया, GMEM अपॉन R1 R2, यहां तक पहुंच गए। इसी तरीके से डेल्टा आर किसके बराबर था, R2 माइनस R1, यहां तक पहुंच गए। अब ये क्या था, R2 माइनस R1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ आ गया R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। अब ये R1 R2 जो है ना, इसका एलसीएम हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, इसका एलसीएम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। ये एलसीएम इसके नीचे भी आ जाएगा, ये इसके नीचे भी आ जाएगा, तो यहाँ जब ये इसके नीचे आया तो R2 R2 से कैंसिल, इसके नीचे आया तो R1 R1 से कैंसिल, तो 1 से 2 तक का जो वर्डन था वो कितना आया, माइनस GMEM 1/R1 माइनस 1/R2, यहाँ तक पहुँच गए। इसी तरीके देखो 1 से 2 तक के वर्डन में क्या था, R1 R2, सेम इसी तरीके से सिमिलरली 2 से 3 का जो वर्डन होगा उसमें क्या आ जाएगा, माइनस GME R2 R3 आ जाएगा। 3 से 4 तक का जो होगा उसमें क्या होगा, R3 R4 होगा। n-1 से देखो, n-1 से लेकर n इंफिनिटी तक का अगर वर्डन चाहिए होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा Rn-1 से लेकर Rn। सेम इसी तरीके से हो गया, देखो ना 1 से 2 तक का था तो R1 R2 था, 2 से 3 तक का था तो 2 3 था, 3 से 4 तक का था तो 3 4 था, n-1 से लेकर n तक जाना होगा तो n-1 और Rn तक होगा। टोटल वर्डन की अगर हम बात करेंगे इन तमाम को प्लस कर दो, 1 से लेकर n तक के वर्डन की बात करने जा रहे हैं भाई, टोटल की बात है ना, टोटल कितना था, हमें 1 से लेकर n तक जाना था, तो 1 से लेकर n तक का जो वर्डन था ना, 1 2 2 3 3 4 और n-1, ये सबको प्लस करो, तमाम की वैल्यू 1 2 तक का जो वर्डन था, 1 2 तक का वर्डन ये था, वो रखा। इसी तरीके से 2 3 का जो वर्डन था वो रखा, 3 4 का वर्डन रखा, n-1 और n तक का वर्डन रखा। ये तमाम चीज़ों में कॉमन था, कॉमन ले लिया, बाकी जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही थी, R1 माइनस 1/R2 प्लस से कैंसिल हो गया, इसी तरीके से जो है 3 से कैंसिल हो गया, इसी तरीके से n-1, ये तमाम चीज़ें जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, बच क्या जाएगा, सिर्फ R1 और Rn जो है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो 1 से n तक का जो वर्डन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस GMEM 1/R1 माइनस 1/Rn, यहाँ तक पहुँच गया। इफ n इज एट इन्फिनिटी, n को हमने कहाँ रखा था, n का जो फासला था ना वो इन्फिनिटी तक रखा था ना, ओके। तो हमने कहा इफ n इज एट इन्फिनिटी द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय, इसकी जगह हमने रख दिया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रखेंगे ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, माइनस GMEM 1/R1, यहाँ तक पहुँच गए, एक मिनट, ओके यहाँ तक पहुँच गए। अब जो है GMEM 1/R1, यहाँ तक पहुँच गए। अब जो है ये R1 था ना, इफ द बॉडी इज एट द सरफेस ऑफ अर्थ, देखो R1 कहाँ से लेकर कहाँ तक का फासला था, सेंटर से, एक मिनट, सेंटर से यहाँ तक का फासला R1 था ना, लेकिन अगर हमने कहा ये बॉडी बिल्कुल अगर सरफेस पर ही है तो ये R1 किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा ना, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा। तो हमने कहा इफ द बॉडी इज एट द सरफेस ऑफ अर्थ देन R1 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, R1 जो होगा वो RE के बराबर हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा। तो लिहाजा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है इसमें R1 की जगह क्या आ गया, RE। ये हमारे पास जो फॉर्मूला है वो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का है और ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ चुका। उम्मीद करते हैं ये डेरिवेशन आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।